आज कर रहे हैं हम डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। आंशिक दाब का नियम डाल्टन का है और इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि एक अगर पात्र में दो या दो से अधिक गैस है, ऐसी गैस है जो आपस में क्रिया नहीं कर सकती, तो उन गैसों को अगर भरा जाए तो वो पात्र की दीवारों पर दाब कितना उत्पन्न करेगी, कैसे उत्पन्न करेगी। तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि दाब क्या होता है। अगर हम कोई पात्र लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, इस पात्र के अंदर कोई गैस भरते हैं तो ये अणु बहुत सारे होंगे। ये अणु हमेशा गतिशील रहते हैं, गति करते ही रहते हैं, गति करते ही रहते हैं। और अगर गति करते हैं तो ये आपस में भी टकराएंगे और साथ में पात्र की दीवारों से भी टकराएंगे। आपस में टकराएंगे तो ये टकरे इनकी जो होगी वो प्रत्यास्थ टकरे होगी। प्रत्यास्थ टकरे का मतलब है, टकराव का मतलब है कि इसके अंदर ऊर्जा की हानि नहीं होती है, गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है, एक बात। दूसरा, इनका संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षित रहता है, संवेग न खत्म होता है, न बढ़ता है, न कम होगा, न बढ़ेगा। तो अभी यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनकी जो टकरे होगी वो कैसी होगी, प्रत्यास्थ होगी। ये आपस में तो टकरे करेंगी, साथ ही साथ पात्र की दीवारों के साथ भी टक्कर करेंगे। पात्र की दीवारों के साथ अगर टक्कर करते हैं तो इनका संवेग कणों का कम होगा और पात्र की दीवार का संवेग बढ़ेगा। ये हम दाब का व्यंजक जो है उसमें ये बात हम देख चुके हैं। तो क्या बात हुई कि कण का संवेग हो गया, हर एक टक्कर में कण का संवेग कम होगा और दीवार का संवेग बढ़ेगा। दीवार के संवेग में वृद्धि होगी तो उसके कारण दाब उत्पन्न होगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर गैस के अणु पात्र की दीवारों से टकरा रहे हैं तो दाब उत्पन्न हो रहा है। ये टकराई ज़्यादा होगी तो दाब ज़्यादा उत्पन्न होगा। ये एक गैस की बात है। अगर इसके अंदर हम दो या दो से अधिक गैसें भर दें, मान लो 3, 4, 5 अलग अलग गैसें भर दें जो आपस में क्रिया नहीं करती है, तो ये गैसों के अणु भी अलग अलग ही रहेंगे। अब पात्र की दीवारों के ऊपर हर एक गैस का अणु टकराएगा। ये अणु गति करेगा, ये सारे अणु, पात्र की दीवार इधर भी टकरा सकता है, कोई किधर जाके टकराएगा, सभी दीवारों से ये अणु टकरा सकते हैं। तो इस टाइप से पात्र की हर एक दीवार के ऊपर दाब उत्पन्न होगा। 4 गैसें मान लो हमने ली है, तो हर एक गैस के अणु टकराने से उस गैस के कारण कुछ न कुछ दाब उत्पन्न होगा। उदाहरण के लेते हैं, पहली गैस के कारण उत्पन्न दाब P1 है, दूसरी गैस का P2 है, तीसरी गैस का P3 है। तो इस तरीके से ये P1 क्या हुआ, टोटल जो दाब उत्पन्न हो रहा है पात्र की दीवारों पर उसका एक पार्ट हुआ। जो टोटल दाब उत्पन्न हो रहा है उसका एक पार्ट हुआ, एक भाग हुआ। टोटल दाब है P1 + P2 + P3 + P4। उसमें से एक गैस के कारण दाब कितना है, P1। तो P1 कुल दाब का एक छोटा भाग हुआ, जिसमें पहली गैस का कितना योगदान है वो उसका कहलाएगा आंशिक दाब। तो डाल्टन क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि अगर किसी पात्र में अक्रिय गैसें भरी जाए, अगर किसी पात्र में अक्रिय गैसें भरी जाए जो आपस में क्रियाशील नहीं है, तो क्या होगा। ऐसी स्थिति के अंदर पात्र की दीवारों पर जो दाब उत्पन्न होगा वो दाब सभी गैसों के कारण अलग अलग उत्पन्न होने वाले दाब के योग के बराबर होता है। तो लिखते हैं स्टेटमेंट इसका, ये करते हैं हम कि यदि किसी पात्र में, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कर रहे हैं, यदि किसी पात्र में अक्रियशील शब्द का अर्थ है कि ऐसी गैसें होनी चाहिए जो आपस में क्रिया नहीं करे। हम उदाहरण के लिए लेते हैं S और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अगर ये क्रिया करते हैं तो ये बन जाएंगे SO2। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों गैसें अलग अलग रहनी चाहिए। अक्रियाशील गैसें भरी है, गैसें भरी है तो पात्र की दीवारों पर लगने वाला कुल दाब, भाई मान लो 4 गैसें भरी है तो चारों गैस के अणु होंगे, वो चारों गैस के अणु पात्र की दीवारों से सभी दिशाओं में जाके टकराएंगे। अगर टकराएंगे तो सभी गैसों का योगदान रहेगा कुल दाब में।
एक गैस का योगदान कितना है वो उसका आंशिक दाब कहलाता है। तो लगने वाला कुल दाब अलग अलग गैसों के कारण, हमने यहाँ पे 4 गैसें ली है तो हम मान सकते हैं चारों गैसों के कारण, पर यहाँ पे n गैसें लेंगे हम, अलग अलग गैसों के कारण उत्पन्न दाब, अलग अलग गैसों के कारण उत्पन्न दाबों के योग के बराबर होता है। ये पार्ट है। पहली गैस कितना दाब उत्पन्न करेगी वो P1, दूसरी गैस कितना दाब करेगी P2, तो कुल दाब आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। तो हम लिखते हैं अर्थात इसके लिए हम मान लेते हैं भाई एक पात्र के अंदर n गैसें भरी है और सभी गैस अपना अपना दाब उत्पन्न करती है। तो यदि किसी पात्र में अक्रिय n अक्रिय या अक्रियाशील गैसें भरी हो तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास P बराबर कुल दाब, P क्या है कुल दाब, P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। मतलब पहली गैस के कारण दाब उत्पन्न P1 है, दूसरी गैस के कारण P2 है, तीसरी गैस के कारण P3 है, तो टोटल दाब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको हम ये जो लिखा है हमने अणुगति सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। कहने का मतलब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का हम अणुगति सिद्धांत से भी व्याख्या कर सकते हैं। हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो गैस का दाब होगा वो उसके अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करेगा। अणुओं की संख्या ज़्यादा रहेगी तो दाब ज़्यादा रहेगा, अणुओं की संख्या कम रहेगी तो दाब कम रहेगा। अगर किसी गैस के अणुओं की संख्या ज़्यादा है तो उसके कारण उत्पन्न दाब भी ज़्यादा होगा। तो देखते हैं क्या काम करना हमें करना है कि डाल्टन का आंशिक दाब का जो नियम है इस नियम की अणुगति सिद्धांत से व्याख्या करनी है। तो लगाते हेडिंग अणुगति सिद्धांत से व्याख्या। अणुगति सिद्धांत, अणुगति सिद्धांत नाम याद आते ही हमारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, दाब का व्यंजक। अणुगति सिद्धांत से व्याख्या किसकी, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम की। तो ये हो गया। तो अभी हम लिखते हैं कि माना किसी पात्र में अक्रिय गैसें भरी हुई है n, माना किसी, वही बात लिखनी है, माना किसी पात्र में n अक्रिय मतलब आपस में क्रिया नहीं करे वो अक्रिय गैसें भरी है। तो अगर अक्रिय गैसें भरी है तो दाब का व्यंजक हम निकाल चुके हैं सभी गैसों के लिए। तो पहली गैस के लिए ऐसे ही करें, दाब का व्यंजक क्या होगा, P बराबर 1/3 रो CRMS का स्क्वायर। P दाब है, 1/3 रो घनत्व है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। और CRMS मतलब अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल। गैस के किसी भी गैस के अणु जो होते हैं वो सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं, सर्वसंभव दिशाओं में गतिशील रहते हैं और इनका वेग भी अलग अलग होता है, इसलिए हमें वर्ग माध्य मूल वेग की आवश्यकता होती है। हम क्या काम करते हैं कि लिखते हैं P बराबर 1/3 m/v, किसका, घनत्व का सूत्र CRMS का स्क्वायर। CRMS को हम कहते हैं वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल। और हमने यहाँ पे घनत्व रो बराबर लिखा है कैपिटल M/v, मतलब द्रव्यमान बटा आयतन। नेक्स्ट हम काम करते हैं 1/3
m की जगह mn हो जाएगा अपॉन आयतन की जगह CRMS का स्क्वायर। अभी काम करते हैं, कैपिटल M के स्थान पे हमने लिखा है m इंटू n। स्मॉल m छोटा m ये है एक अणु का द्रव्यमान। अगर ऐसे ऐसे अणु मान लो उदाहरण के लिए 20 हो तो ये टोटल अणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m प्लस एम प्लस एम प्लस एम, टोटल 20 टाइम्स। तो m इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू अणुओं की संख्या, ये हो गया। अब ये चीज़ अगर देखें तो पहली गैस के लिए क्या होगा, प्रथम गैस के लिए, प्रथम गैस के लिए यहाँ ध्यान देने की बात है, पहली गैस के कारण उत्पन्न दाब अलग होगा, दूसरी गैस के कारण उत्पन्न अलग होगा। यहाँ लिखा है P1 प्लस P2 प्लस P3 ये, तो P1 लगाएंगे 1/3 तो 1/3 है mn अपॉन V और CRMS स्क्वायर। अब अगर गैसें अलग अलग है तो इन गैस के अणु भी अलग अलग होंगे, उनके रंग आकार आयतन जो भी कुछ होता है वो सारे अलग अलग होंगे। तो पहली गैस का द्रव्यमान कितना आ जाएगा m1। उनकी अणुओं की संख्या भी अलग अलग हो सकती है, हो सकता है हमने पहली गैस 1 मोल ली, दूसरी गैस 2 मोल ली, तीसरी गैस 5 मोल ली, इस टाइप से लिया। तो हम यहाँ पे अणुओं की संख्या भी अलग अलग शो करेंगे। V आयतन के लिए देखें तो आयतन के लिए देखें तो सभी गैसें एक ही पात्र में भरी हुई है, जितनी भी गैसें ली गई है वो सारी की सारी एक ही पात्र में भरी हुई है। तो सभी गैसों के लिए उसका आयतन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब आयतन में हम V1 V2 नहीं लगाएंगे, लेकिन अणुओं की चाल अलग अलग हो सकती है। हालांकि इसको भी हम बाद में कर देंगे, भाई चाल जो होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है वो किस पे, ताप पे निर्भर करती है। ये पॉइंट लाएंगे, लेकिन अभी अणुओं की संख्या, ये अणुओं की जो चाल होती है वो अलग अलग हो सकती है। तो ये काम करते हैं। तो द्वितीय गैस के लिए, द्वितीय गैस के लिए ठीक इसी तरह से काम करेंगे। P2 1/3, दूसरे गैस के अणुओं का द्रव्यमान अलग होगा, दूसरे गैस के अणुओं की संख्या अलग होगी, इसलिए 2 लगा दिया। लेकिन उसी पात्र में भरे होने की वजह से आयतन सेम होगा, लेकिन चाल अलग अलग होती है, CRMS 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम n गैसें लेते हैं तो Pn इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 mn n और कैपिटल V और CRMS n का स्क्वायर NV गैस के लिए। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है, तो डाल्टन के अनुसार क्या होगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस अप टू Pn। तो कुल दाब P जो है वो सभी गैसों के कारण उत्पन्न दाबों के योग के बराबर होगा। और हर एक गैस का दाब, ये P1 क्या चीज़ है, पहली गैस का आंशिक दाब है। पहली गैस टोटल दाब में से कितना अंश प्रदान कर रही है, कितना भाग प्रदान कर रही है। नेक्स्ट P2 दूसरी गैस का आंशिक दाब है। तो हम चाहें तो यहाँ पे इनके मान लिख सकते हैं 1/3 m1 n1 और VCRMS 1 का स्क्वायर प्लस 1/3 mn m2 n2 CRMS 2 का स्क्वायर। इसी तरह चलता जाएगा, लास्ट में ये आ जाएगा। तो अभी तक क्या किया हम एक बार देख लेते हैं। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या है, वो ये है कि कोई एक पात्र है जिसमें ऐसी गैसें भरी जाए जो आपस में क्रिया नहीं करती हो। ऐसी गैसें भरी जाए तो पात्र की, ये गैस के अणु जो होंगे वो गतिशील रहेंगे और पात्र की दीवारों से टकराएंगे। अगर पात्र की दीवारों से टकराएंगे तो पात्र की दीवार के ऊपर दाब उत्पन्न होगा। ये दाब, टोटल दाब किसके बराबर होगा, वो डिपेंड करेगा कि पहली गैस के अणु कितने हैं और कितने दीवारों से टकरा रहे, दूसरी गैस के अणु कितने हैं और कितनी संख्या में दीवारों से टकरा रहे, कितना संवेग दीवार को हस्तांतरित कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, तो गैसों के कारण कुल दाब जो होगा वो अलग अलग गैसों के कारण उत्पन्न दाबों के योग के बराबर होगा। मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 सभी गैसों के दाब को जोड़ देंगे तो कुल दाब P आ जाएगा। इस नियम की हम
अणुगति सिद्धांत से व्याख्या भी कर सकते हैं कि किसी पात्र में n अक्रिय गैसें हैं तो P बराबर 1/3 रो CRMS का स्क्वायर। द्रव्य घनत्व होता है रो, वो द्रव्यमान बटा आयतन m/v लिख दिया। m फॉर्मूला m इंटू n होता है, वो लिख दिया। पहली गैस के लिए m1 n1/v CRMS 1 का स्क्वायर, दूसरी गैस के लिए ये। इसी प्रकार nवी गैस के लिए 1/3 mn n CRMS स्क्वायर। अभी हम क्या कर रहे हैं, v को v1 v2 v3 नहीं लिख रहे हैं, v कैपिटल V आयतन है। इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि सभी गैसें एक ही पात्र में भरी हुई है और उस पात्र में का जो आयतन है वो सभी गैसों के लिए समान है, अलग अलग नहीं है। नेक्स्ट इसी चीज़ को हम आगे करते हैं। क्या करेंगे हम इसमें कि ये दाब जोड़ दिया। अभी यहाँ पे एक ही पात्र में गैसें भरी होने के कारण उनका ताप भी क्या है, कांस्टेंट है, उनका टेम्परेचर भी नियत रहेगा। तो इसी चीज़ को हम ध्यान में रख के इनकी गतिज ऊर्जा को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इनकी गतिज ऊर्जा बराबर कैसे होगी? गतिज ऊर्जा होती है फॉर्मूला हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो इस चीज़ का उपयोग हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे भी c क्या है, वेग v की तरह ही है, तो ये चाल है, वर्ग माध्य मूल चाल। तो इनकी जो गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी हाफ m c² होगी, हाफ m CRMS का स्क्वायर होगी। तो ये हम लिख चुके हैं, हमारे पास क्या आ गया है 1/3। अभी लिखते हैं, इन सब में 1/3 v कॉमन है, 1/3 v हमने कॉमन ले लिया। अंदर बचा हमारे पास m1 n1 CRMS 1 का स्क्वायर, m1 n1 CRMS 1 का स्क्वायर प्लस अप टू n तक। लास्ट में बचेगा हमारे पास ये mn n CRMS n का स्क्वायर और अपॉन में कुछ नहीं। तो P इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/3 V। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n1 पहले लिख सकते हैं, m1 बाद में लिख सकते हैं, CRMS 1 का स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गुणा में, प्लस ये चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट में n2 m2 CRMS 2 का स्क्वायर यहाँ पे, फिर n3 m3 CRMS 3 का स्क्वायर, लास्ट में आएगा m n CRMS n का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे एक बात ध्यान देने की अभी बताई थी कि सभी जो गैसें होती है अभी एक ही पात्र में भरी हुई है, और एक ही पात्र में भरी हुई है तो उनका ताप भी समान है। अगर ताप समान है तो इनकी माध्य गतिज ऊर्जाएं भी समान रहेगी। तो यही बात लिखते हैं, सभी गैसें एक ही पात्र में भरी है, इस कारण सभी गैसें एक ही पात्र में भरी हुई है, इस कारण इन सभी गैसों का ताप समान होगा। और जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का मान किस पे डिपेंड करता है, इस पे ताप पे निर्भर करता है, और ताप पे अगर निर्भर करता है इस कारण ताप समान है, इस कारण गतिज ऊर्जाएं भी, हम माध्य गतिज ऊर्जा लिख देते हैं, माध्य, क्योंकि अणुओं की चाल अलग है इसलिए माध्य शब्द का उपयोग करना चाहिए। माध्य गतिज ऊर्जाएं भी समान होगी। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या, इसका मतलब हो गया E1 बार बराबर E2 बार बराबर E3 बार बराबर अप टू En बार। E क्या है यहाँ पे,
पहली गैस E1 क्या है, पहली गैस की माध्य गतिज ऊर्जा, E2 क्या है, दूसरी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 m1 CRMS1 का स्क्वायर बराबर 1/2 m2 E2 का मान लिख रहे हैं अभी CRMS2 का स्क्वायर बराबर, ये चलता जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 1/2 mn CRMSn का स्क्वायर। 1/2 सब में है, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अभी हम क्या लिखेंगे, अभी हम लिखेंगे 1/2 हटाने के बाद m1 CRMS1 का स्क्वायर m2 CRMS2 का स्क्वायर चलता रहेगा और लास्ट में mn CRMSn का स्क्वायर। यानी कि यहाँ इस फॉर्मूले में देखें m1 CRMS1, m2 CRMS2, mn CRMSn, ये सब बराबर है, ये सब बराबर है। बराबर है तो इसको कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। और इन सब के स्थान पे हम क्या करेंगे, m CRMS रख देंगे, 1 2 हटा देंगे, मतलब अगर सभी बराबर है तो 1 2 हटा देंगे, इनका जो गुणनफल है वो बिल्कुल बराबर होगा। तो हम काम करते हैं P = 1/3V। P बराबर क्या होगा, 1/3V। और यहाँ पे हम लिख देंगे ये प्रोडक्ट जो है, गुणनफल जो है वो कांस्टेंट आएगा, उसको हम बाहर ले लेंगे। और अगर यहाँ के हिसाब से लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू 2E1 के 2E बार के बराबर हो जाएगी। तो लिखते हैं इस जगह पे N1 फिर ये कॉमन आ गया प्लस N2 प्लस ... प्लस N और लास्ट में आ गया हमारे पास ये कॉमन लिया हुआ। अगर ये बराबर है तो MCRMSn। M अलग हो सकता है हर एक गैस के लिए, ये CRMS अलग हो सकता है हर एक गैस के लिए, लेकिन इनका गुणनफल जो होगा M और CRMS, M है एक अणु का द्रव्यमान और सब गैसों के लिए अलग अलग होगा निश्चित है, और CRMS की वैल्यू वर्ग माध्य मूल चाल अणुओं की वो भी अलग अलग होगी, लेकिन उनका गुणनफल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हमने इसको कांस्टेंट मान के अलग बाहर ले लिया है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, अगर एक पात्र में गैस है तो उसका आयतन बराबर होगा, ये गुणनफल बराबर होगा, लेकिन अणुओं की संख्या अलग अलग होगी। इसका मतलब दाब किस पे निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे N1 प्लस N2 प्लस N3 ये जो है, मैं ये किसी पात्र के अंदर जितने भी गैसें ली हुई है सबके अणुओं का योग है, अणुओं की संख्याओं का योग है, और ये दाब का मान इस पे निर्भर करेगा कि ये दाब का मान किस पे निर्भर करेगा, इस पे निर्भर करेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है, N1 प्लस N2 प्लस ... M नहीं है, N है। ये जो है संपूर्ण मिश्रण में टोटल अणुओं की संख्या है, जिसमें पहली गैस, दूसरी गैस, तीसरी गैस सबके अणु आ गए। संपूर्ण मिश्रण में कुल अणुओं की संख्या है, कुल अणुओं की संख्या है, ठीक है। और हमें यहाँ से पता चलता है कि कुल दाब का मान अणुओं की संख्या है तथा P जो है वो कुल मिश्रण का कुल दाब है। ये मान किस पे निर्भर करेगा, सभी गैसों के कारण उत्पन्न अलग अलग दाबों के योग के बराबर होगा, मतलब उनकी संख्या पर निर्भर करेगा। ये बात यहाँ लिखते हैं। ये चीज़ हम यहाँ लिखते हैं। तो क्या लिखें, मिश्रण में कुल अणुओं की संख्या है तथा कैपिटल P क्या है, P पात्र की दीवारों पर उत्पन्न कुल दाब है।
कुल दाब है तथा कुल दाब का मान एक बात तो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है ये, और दूसरा हम यहाँ पे पहले ही कर चुके हैं ये वाली बात, अलग अलग दाबों के योग के बराबर होते हैं। कुल दाब का मान सभी गैसों के कारण उत्पन्न कुल दाब के बराबर, कुल दाब के योग के बराबर होता है। तो यहाँ देखें कि सब दाब मान लिए हमने, P1 + P2 + P3 कर दिया डाल्टन के अनुसार। P1 P2 P3 के जो फॉर्मूले थे वो हमने रख दिए, हमने N1 को पहले रख दिया, बाकी को बाद में रख दिया। यहाँ पे एक कंसेप्ट की बात आ रही है कि गैसों की माध्य गतिज ऊर्जा जो होती है वो किस पे निर्भर करती है, वो निर्भर करती है ताप के ऊपर। लेकिन एक ही पात्र में गैस होने के कारण ताप क्या है, सबका समान है, आयतन समान है। ताप समान होने की वजह से इनकी माध्य गतिज ऊर्जाएं भी बराबर हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इनकी माध्य गतिज ऊर्जाएं बराबर कर दी, और माध्य गतिज ऊर्जाएं बराबर कर दी तो ये हमने कॉमन ले लिया। हम इस कांस्टेंट को नहीं लिख के यहाँ पे 2E1 लिख सकते हैं, 2E2 लिख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में माध्य गतिज ऊर्जाएं बराबर है तो यहाँ पे E बार लिखा जा सकता है, सब ऊर्जाएं बराबर है तो 2E बार 2E बार 2E बार हो जाएगा। तो हम यहाँ पे E बार अगर शब्द का उपयोग करें तो यहाँ पे 2 और आ सकता है। तो वही स्टेटमेंट जो डाल्टन के आंशिक दाब का है, सभी गैसों के कारण उत्पन्न कुल दाबों का योग, हर एक गैस अलग अलग दाब उत्पन्न कर रही है, सभी गैसों के कारण उत्पन्न दाबों का योग जो होगा पात्र की दीवारों के ऊपर कुल दाब के बराबर होगा, और यही डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है।